बच्चों, जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक करंट के साथ में रिलेशन होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैपिटल M का करंट के साथ कुछ रिलेशन होगा। अब देखो, हम लोग है ना यहाँ पर दो तरह के करंट की बात करेंगे। पहला जो करंट है वो बाउंड करंट, दूसरा जो करंट है वो फ्री करंट। ये फ्री करंट किसको कहते हैं? फ्री करंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर करंट पास कर रहा होता हूँ तो उस करंट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैं चाहूँ तो 1 एम्पियर, चाहूँ तो 2 एम्पियर, चाहूँ तो 3 एम्पियर करंट पास करवा सकता हूँ उस कोइल से या सोलेनोइड से। और अगर मैं चाहूँ इन बिटवीन इस प्रोसेस में तो मैं करंट को वेरी भी करवा सकता हूँ। ये मेरे हाथ में है, इसीलिए इस तरह के करंट को मैं कह रहा हूँ ये फ्री करंट है। मतलब जो करंट को हम वेरी करवा सकते हैं बाहर से उसको हम फ्री करंट कहते हैं। लेकिन ये जो दुनिया भर के जो एलिमेंट है वो किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो मोशन में होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि चार्जेस अगर मोशन में होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट तो फॉर्म होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एटम में इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जो एटम के अंदर फॉर्म हो रहा है, जिसको हम रेगुलेट नहीं कर रहे, जिसके वैल्यू को, जिस करंट के वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे, उसको हम कहते हैं बाउंड करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग है ना बाउंड करंट का मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के साथ क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। बाउंड करंट IB ये वो नेट इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। और ये जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कहां पर हो रहे होते हैं? एटम के अंदर हो रहे होते हैं। हमारे पास में एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका मैग्नेटाइजेशन हो गया है क्योंकि वो प्रभावित हो चुका है, इन्फ्लुएंस हो चुका है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के द्वारा, और मैग्नेटाइजेशन हो गया। इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस मैग्नेटिक मटेरियल को मिल गई। अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे ना। ये देखो बहुत सारे एटम्स होंगे ना, ये है ना, देखो बहुत सारे एटम्स होंगे। अब हम क्या करते हैं, ये बहुत सारे एटम्स में से आपको आसानी हो जाए समझने में, इसीलिए आप एक काम करो, आप एक ना एक ऐसा पतला सा पोर्शन इसको इमेजिन करो, है ना। इस पतले से पोर्शन को इमेजिन करना है, ये वाले इसको। ठीक, तो अब मैं इसको बड़ा दिखाता हूँ। देखो एक एटम जो है ना वो कैसा होगा, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन होगा, यहाँ पर प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा है, ऐसा माना जाता है। करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा माना जाता है। ये करंट कौन सा करंट है? बाउंड करंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण बन रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एटम के बारे में बताया। अब ये जो एटम्स हैं इनका तो देखो पूरा के पूरा ये लाइन है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, अब ये जो टोटल एरिया है ये ठीक है, ये लूप के अंदर का एरिया हुआ, इसको मैंने एरिया A कहा। इलेक्ट्रिक करंट IB है, तो यहाँ पर एक एटम के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना बनेगा? वो बनेगा IB इंटू A। ठीक है, और अगर मान लो कि टोटल n नंबर ऑफ एटम्स हुए तो m टोटल या m नेट कितना बनेगा? n इंटू IB इंटू A इतना बनेगा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के बारे में। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है m नेट, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
पर यूनिट वॉल्यूम की बात होती है ना, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम कितना बन रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और जो लेंथ है वो लेंथ टोटल, इसको लेंथ ही बोल दो अभी, ठीक है। और यहाँ पर एम नेट कितना बना, यहाँ से ले लो, एम नेट जो बना वो कैपिटल एन, सो मेनी एटम्स आर देयर। तो ये जो बहुत सारे एटम्स हैं इनकी संख्या कितनी है, एन, कैपिटल एन, मल्टीप्लाइड बाय बाउंड करंट मल्टीप्लाइड बाय ए, एरिया, ठीक है, एरिया ए। तो यहाँ पर एरिया ए तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, कैपिटल एन बाय लेंथ। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेंथ ये हमको मिला मल्टीप्लाइड बाय आई बी। ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या है, ये नंबर ऑफ लूप है, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, लूप डेंसिटी, लूप पर यूनिट लेंथ, या हम कहेंगे टर्न डेंसिटी। तो आप तो जानते ही पहले से कि जो टर्न डेंसिटी होती है स्मॉल एन, वो होती है कैपिटल एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ लूप डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसको कह देंगे हम लोग कि ये टर्न डेंसिटी है, लूप डेंसिटी है, स्मॉल एन इंटू आई बी। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमको मिला स्मॉल एन इंटू आई बी, ये मिल गया। यहाँ पर स्मॉल एन इंटू आई बी क्या है, इसको हम कहेंगे ये बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैपिटल एम इज इक्वल टू एन इंटू आई बी, ये मिला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा स्मॉल एन, यहाँ देखो कैपिटल एन बाई एन, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ, ओके। तो लेंथ नीचे आएगा, लेंथ नीचे आएगा मतलब कि मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर नीचे आएगा, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर पर मीटर, ठीक है, ये यूनिट बनेगा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का। अब बच्चों खास बात ये है ना कि यहाँ पर बात तो पर यूनिट लेंथ की हो रही है, ठीक है, बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये जो पर्टिकुलर छोटा सा आपने मटेरियल का पार्ट इमेजिन किया है ना, तो जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इस पार्ट के लिए, छोटे से पार्ट के लिए मिला, जिसको बड़ा बना करके मैंने यहाँ बताया हुआ है, वही मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इस टोटल मैग्नेट के लिए भी होगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, ये वाला फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल होता है साई। इसको ये कुछ चाइनीज टाइप का लैंग्वेज है, TSI, साई, ठीक है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, लेकिन साई साई आपके जो जी में सो बोल दो, प्रोनाउंसिएशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है ग्रहण क्षमता, रिसीव करने की एबिलिटी। इसका एग्जाम्पल देखो, मैं और तुम, हम दोनों कड़ी धूप में घूमने गए, और लौटते समय हुआ ऐसा कि मैं बीमार पड़ गया, मतलब मुझे उस कड़ी धूप का ज़्यादा असर हो गया, और तुम बीमार नहीं पड़े। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो कड़ी धूप है ना, उसके लिए ग्रहण क्षमता मतलब रिसीव करने की एबिलिटी, किसको, कड़ी धूप को रिसीव करने की एबिलिटी मेरे अंदर ज़्यादा है। तो मैंने उस ज़्यादा रिसीव करने की एबिलिटी के कारण ज़्यादा रिसीव कर लिया और बीमार में पड़ गया और तुम नहीं पड़े। मतलब जिसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके पास रिसीव करने की एबिलिटी कम है, ठीक है ना। और रिसीव करने की एबिलिटी जिसके पास ज़्यादा होगी ना, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। जो भी हमारे और आपके बीच में जब हम घूम रहे थे ना, तो हम दोनों के ऊपर एक जैसा ही तो कड़ी धूप पड़ रही थी, कोई फ़र्क तो था नहीं उसमें,
ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे अंदर धूप के लिए ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है और तुम्हारे अंदर धूप के लिए ससेप्टिबिलिटी कम है। इसी तरह से अगर मैंने सेम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर दो अलग अलग मटेरियल रख दिए, तो मान लो कि ये जो मटेरियल है इसका टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ज़्यादा बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास मैग्नेट बनने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए ग्रहण क्षमता, रिसीव करने की एबिलिटी, इन्फ्लुएंस अधिक होना, ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। अब ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना, ये एक तरह से कुछ परफॉर्मेंस का भी काम करती है। मतलब ये हुआ कि इनपुट में आपने अगर कुछ दिया, इन दोनों को एक जैसा, इनपुट में इन दोनों को कुछ आपने एक जैसा दिया, लेकिन आउटपुट में इसके ऊपर इफेक्ट हमको ज़्यादा दिखाई देता है, तो हम कहेंगे कि ये जो रेड वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये ज़्यादा ससेप्टिबल है। ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आउटपुट बाय इनपुट कर देते हैं। आउटपुट में आपको क्या इफेक्ट मिलता है डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है। हमने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसको इन्फ्लुएंस करता है? इस मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन को, और इन्फ्लुएंस करके क्या करता है? मैग्नेट बना देता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जब ये आयरन जैसा मैग्नेटिक मटेरियल रिसीव करता है ना, तो ये रिसीव किसने करवाया, किसके प्रभाव में आया? ये आया इस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड था उसके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड था, इसका क्या नाम रखोगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड नाम रखोगे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम अलग हो जाने से उसका नाम अलग हो गया। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इसके प्रभाव में आकर के जब ये मैग्नेट बनता है, तो मैग्नेट बनेगा तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। मतलब कि टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, जिसको आप क्या कहते हो? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कहते हो। तो इनपुट में आपने क्या दिया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया। आउटपुट में आपको क्या मिला? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर मिला, कैपिटल एम। अब ससेप्टिबिलिटी, ग्रहण क्षमता, रिसीव करने की एबिलिटी, मैग्नेटिक, वो क्या है? वो है आउटपुट बाय इनपुट। ले लो कैपिटल एम बाय कैपिटल एच, ऐसे। ठीक है। अब ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। कहाँ पर? इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। चलो यहाँ पर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ध्यान से देखो, ये क्या है? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, और ये क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है। तो जब इन दोनों के यूनिट पुट करते हैं तो सारे यूनिट कैंसिल आउट होते हैं, और ससेप्टिबिलिटी का हमें कोई यूनिट नहीं मिलता। तो ससेप्टिबिलिटी क्या है? ससेप्टिबिलिटी एक पर्टिकुलर नंबर मात्र है। इट्स अ नंबर, इट्स अ नंबर। मतलब ससेप्टिबिलिटी 1.1 भी हो सकती है, ससेप्टिबिलिटी किसी की 2 हो सकती है ना। इस तरह से ससेप्टिबिलिटी हो सकती है। अब हम पढ़ने आ रहे हैं वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेरिवेशन, लेकिन इस डेरिवेशन को लेकर के हर कोई चकराता है, पता नहीं क्यों। ठीक है। देखो, ये डेरिवेशन में डेरिवेशन कुछ ऐसा है कि हमको रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों का रिलेशन बनाना है। ठीक है। अब इसके रिलेशन बनाने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा बाउंड करंट, यूज़ करना पड़ेगा फ्री करंट। यहाँ पर तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो यूज़ होगी, और रिलेटिव परमिएबिलिटी वो भी यूज़ होगी, क्योंकि टॉपिक ही यही है। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड यूज़ होने वाला है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर यूज़ होने वाला है, और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होने वाला है। ठीक है। ये टर्म है ना, कुछ इतनी सब मिली जुली सी हैं, इसीलिए आप देखना कि पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में मैं बार बार, आप बोलोगे कि सर इतनी सिंपलेस्ट चीज़ें हैं, आप क्यों बार बार बोलते हो? इसी कारण से मैं बार बार बोल रहा था कि लास्ट में आकर के सब कुछ घोटाला कर देते हैं बच्चे, है ना। सब खिचड़ी पक जाती है। वैसे खिचड़ी खाने के लिए पौष्टिक होती है,
ठीक है, पर ये पढ़ाई में खिचड़ी नहीं पक। तो हमारा रिलेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम का। इनके बीच आपस में क्या रिलेशन है, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना है जिसमें इसका रिलेशन इसके साथ है। सिंपल। अब ध्यान से देखो, मैं एक सोलेनोइड बनाने जा रहा हूं। ये मैंने देखो सोलेनोइड बनाया, ठीक है। इस सोलेनोइड के अंदर से जो मैं करंट पास करता हूं, इस करंट को मैंने आई नाम दिया। अब मैंने आपको बताया था ना, दो तरह के करंट है, फ्री करंट और बाउंड करंट। यहां पर इस करंट का नाम क्या बोलोगे, इस करंट का नाम हम बोलेंगे फ्री करंट। क्यों फ्री करंट बोलोगे, इसीलिए बोलेंगे क्योंकि इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसका वैल्यू हम वेरी करवा सकते हैं ड्यूरिंग दी प्रोसेस, प्रोसेस खत्म होने के बाद, पहले, ठीक है, ये हमारे हाथ में है। अच्छा, तो बाउंड करंट कहां पर है, तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये समझ लो, अगर ये फ्री करंट पास होगा इस करंट कैरिंग सोलेनोइड से, तो इस लोकेशन पर इस करंट के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। और हमको पता है कि पूरे के पूरे करंट कैरिंग सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा ही बनता है। तो इस लोकेशन पर भी वही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो किसने बनाया, फ्री करंट ने यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, उसको इमेजिन करते हैं कि वो इस सोलेनोइड के अंदर कोर, एज अ कोर मटेरियल रखा हुआ है, एज अ मीडियम मटेरियल रखा हुआ है। तो ये रहा आयरन मटेरियल, आयरन की एक रोड हमने सोलेनोइड के अंदर डाल दी, ठीक। अब होगा क्या कि ये जो आयरन रोड है ना, उस आयरन रोड के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया ना, बहुत सारे एटम्स होंगे, और ये जो एटम्स हैं ये भी किसकी तरह, लूप की तरह काम करते हैं। और इनके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो कौन सा करंट फ्लो करता है, बाउंड करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो देखो, जब हमने IF अप्लाई किया, फ्री करंट अप्लाई किया सोलेनोइड में, तो हमको सबसे पहले मिलेगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, जिसको मीडियम काट काट कर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड इस फ्री करंट ने पैदा किया। अब देखो यहाँ पर, जब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल आयरन है, जब वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe आयरन, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेट में, तो मैग्नेट में कन्वर्ट होने पर इसके अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, कैपिटल M, इसका मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैग्नेटाइजेशन हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मीडियम के अंदर, इसी लोकेशन पर की बात कर रहा हूं, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, बाउंड करंट बना रहे हैं इस मटेरियल के अंदर। जो छोटे छोटे लूप्स है ना, जो एटॉमिक लूप्स हैं, ये बाउंड करंट प्रोड्यूस करते हैं ना, ये बाउंड करंट ही सेम लोकेशन पर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि सेम इसी लोकेशन पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, बस वह हम पता करते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी का आपस में क्या रिलेशन है। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ये जो आप टोटल की बात कर रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड टोटल एट पॉइंट ए विद मटेरियल एज मीडियम, यहां पर आयरन मटेरियल ही मीडियम का काम कर रहा है, ठीक है, वो कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, ये जो रेड कलर से बना रखा है, ठीक है, वो करंट कैरिंग सोलेनोइड है, उसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड मटेरियल,
मतलब कि मैग्नेट के अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, कोई भी जो मैग्नेट होता है, सपोज ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, तो अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जब सिंपल आयरन मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो चुका है और इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टोटल आ चुका है, तो खुद के अपने मैग्नेटाइज्ड होने के कारण खुद का अपना अंदर ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी तो बनेगा ये, तो इन दोनों का टोटल ही ये बी टोटल है। अब देखो करंट कैरिंग सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होता है, तो वो बनेगा μ0 Ni, ये फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हो। यहां पर फ्री करंट के केस के लूप डेंसिटी है और ये फ्री करंट, ठीक है, प्लस μ0 Ni, N क्या है बाउंड करंट की लूप डेंसिटी और I क्या है बाउंड करंट। इस केस में तो बाउंड करंट होगा ना और इस केस में तो फ्री करंट होगा ना। अब देखो आपको पता है ना कि N इंटू आई क्या होता है, N इंटू आई H होता है ये, क्योंकि करंट सबसे पहले क्या बनाएगा H बनाता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो μ0 यहाँ पर आप लिख लो H प्लस, अब आपने अभी अभी एक रिलेशन पता किया था कि कैपिटल M मैग्नेटाइजेशन वेक्टर वो N इंटू आई बी के बराबर होता है, ठीक है। N क्या है बाउंड करंट का लूप डेंसिटी, तो इसके बदले आप क्या लिख दोगे कैपिटल M, तो μ0 कैपिटल M लिख दो, ये हो जाएगा μ0 क्या है μ0 तो फ्री स्पेस मीडियम का परमिएबिलिटी है। अब ये μ0 हमें क्यों लिखना पड़ गया, अरे भैया μ0 इसीलिए लिखना पड़ गया है क्योंकि देखो सबसे पहले सोलेनोइड को देखो, इस सोलेनोइड के अंदर है क्या फ्री स्पेस है ना, इसीलिए यहाँ पर हमें μ0 लिखना पड़ा है। तो सर ये बताओ कि दूसरा जो पार्ट रहा मैग्नेट का, इस मैग्नेट के अंदर कौन सा फ्री स्पेस है। बच्चों माइक्रोस्कोपिकली देखना, ये जो करंट लूप्स बन रहे हैं ना बाउंड करंट के लूप्स, तो ये बाउंड करंट के लूप्स के अंदर क्या है फ्री स्पेस ही तो है, और है क्या, माइक्रोस्कोपिकली देखने की आवश्यकता है बस, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, अब तो फंसोगे नहीं ना। ओके, तो पक्के गुरु के पक्के चलो, आप कभी फंसोगे नहीं। देखो पढ़ते चलो, यहाँ पर H प्लस M लिखा हमने। अब एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई करो H से, ये किया, ठीक है। इस H को आप अंदर ले लो, आपको क्या मिलेगा μ0 1 प्लस M अपॉन H इंटू H, ये मिला। M अपॉन H होता क्या है μ0 1 प्लस M अपॉन H, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अभी अभी पढ़ा था पक्के शिष्यों, इसको क्या कहते हैं साई, ऐसा बोला था ना मैंने, ये H, ठीक है। तो हमें क्या मिला B टोटल, ये मिला, ठीक। और यहाँ पर तो मीडियम है ही, तो लिख दो मेटीरियल एज अ मीडियम, ये मेटीरियल का मैं मेट लिख देता हूँ, या पूरा लिख दूँ क्या, ये मैंने पूरा मेटीरियल लिख दिया, ठीक है, ये मैंने पूरा मेटीरियल लिख दिया। ओके, तो अभी तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अब आगे की प्रोसेस देखो, कोई भी मेटेरियल मीडियम, उस केस में बी एम हम लिखते कितना है μ0 μr इंटू H, मतलब कि आपने ये इक्वेशन देखी थी ना, ये क्या है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू H, ये इक्वेशन तो आप देख चुके हो ना, जहां पर मैंने 5 इक्वेशन एक साथ याद करने के लिए कहा था, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करो, किस इक्वेशन को कंपेयर करना है, इस इक्वेशन को, ये रेड पेन से जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड मीडियम, मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल मीडियम, ठीक है, μ0 H बचा क्या μr और 1 प्लस साई m। मतलब ये होता है कि जब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी उसका वैल्यू 1 प्लस साई m होता है, ठीक।
ठीक है, यही हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो बच्चों चीज़ तो बड़ी सिंपल है, ठीक है, और अधिकतर बच्चे यहाँ पर फंसते हुए मैंने देखे हैं, और उसका कारण ये होता है कि जब मैं एक बार इस तरीके से चर्चा कर लेता हूँ तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि सर आप हमें पहले क्यों नहीं मिले। तो हम तो आपको पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ क्लियर। और यहाँ पर देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू ज़्यादा है ना, देखो 1 प्लस साई एम है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी है ना, मतलब ये ससेप्टिबिलिटी से वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। और बच्चों मैंने आपके लिए ये नोट्स बना रखे हैं, जिनको भी नोट्स चाहिए वो मंगवा ले, और जो बच्चे ऑलरेडी नोट्स मंगवा चुके हैं वे तो ओपन करके बैठे हुए हैं, और जो नए बच्चे जुड़े हैं वे नोट्स मंगवा सकते हैं। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये इक्वेशन थी हमारी। अब इस इक्वेशन के केसेस देख लो। देखो पहला केस, फर्स्ट केस, कि अगर म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा। अब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब जैसे 1.1, 1.5 या 2 है, तो 1 जब यहाँ पर आएगा और 1.1, सपोज इसका वैल्यू 1.1 है, ये 1 जब यहाँ पर आएगा तो 1.1 माइनस 1 कितना होगा, 0.1 है, तो पॉजिटिव वैल्यू, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना पॉजिटिव होती है। ये कहाँ पर होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताने वाले आगे के वीडियोस मटेरियल में। और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अच्छा, इन मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमें ये कंडीशन मिलती है। दूसरा, अगर म्यू आर का वैल्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू 1 हो तो यहां पर देखो म्यू आर के बदले 1 पुट करो, आपने म्यू आर के बदले ये 1 पुट किया, इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कट गया, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना आया, 0 आया ना, तो यहां पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 आया। तीसरा केस ले लो बच्चों, म्यू आर इज लेस देन 1, जैसे कि आप मान लो ये म्यू आर का वैल्यू है ना 0.9 है, मान लो कि इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मीडियम, तो 1 जब यहाँ पर जाएगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस 0.1 आएगा ना, तो ये ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू आया, तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव में हो गई ना। तो यहाँ पर लिखो अगर म्यू आर का वैल्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू 1 से छोटा है तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे के वीडियो मटेरियल्स में बताने वाला हूं कि ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या है।